Hello friends. So today we will discuss social infrastructure and employment का पार्ट 2 इकोनॉमिक सर्वे का। गवर्नमेंट ने इसमें बताया है कि इनहांस्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, आयुष्मान भारत में कितने लोगों को दी गई है, ये कितने बेनिफिशियरी हो गए हैं, हेल्थ सेक्टर ग्रांट्स दी गई हैं, लोकल बॉडीज को दी गई हैं, ये आपका ये रिकमेंडेशन भी दी गई थी हेल्थ सेक्टर ग्रांट की 15th फाइनेंस कमीशन में। ये आपको ये मेंशन करना है अपने वैलिडेट करने के लिए अपने उसको हेल्थ सेक्टर ग्रांट डायरेक्ट लोकल बॉडीज को दी जाए। इसके बाद नेशनल टेलीमेंथल हेल्थ प्रोग्राम, ये कौन सा प्रोग्राम है? मानस। इसमें आप क्या कर सकते हो कि जो भी मेंटल हेल्थ से इशू अगर आपको आ रहा है तो आप कर सकते हो, ये 24/7 इनका नंबर है, आप इनको कॉल कर लो। ये आपको प्रोवाइड कराएंगे, आप काउंसलर प्रोवाइड कराएंगे या काउंसलर फिर आपको डिसाइड करेंगे कि आपको किस तरह से ट्रीटमेंट आगे देना है। और कोविड-19 वैक्सीन प्रोग्राम तो है ही। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेशनल कैरियर सर्विस के बारे में इसमें बताया गया है। नेशनल कैरियर सर्विस क्या है? एक पोर्टल है। उस पोर्टल में क्या है, गवर्नमेंट सारे जो पार्टिसिपेंट हैं किसी एम्प्लॉयमेंट या जॉब के लिए उनको एक साथ लाती है। जैसे कि यूजर्स कौन होंगे? स्टूडेंट, जॉब सीकर, एम्प्लॉयर्स और रिक्रूटिंग एजेंसी, ये सारे क्या है, इ- इनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा किसमें? इस पोर्टल पर, नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पे। दूसरा, जो आपको इंस्टीट्यूशनल लिंकेज क्या होंगी? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जो आपके यूजीसी होती है या फिर आपकी जो यूपीएससी, ये बॉडी एग्जामिनेशन बॉडीज होंगी, ये इसमें आ जाएंगी। आपकी जो सी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन, जैसे आपकी सियाम हुई, सोसाइटी फॉर इंडियन ऑटोमोबाइल वाली, उसके बाद आपकी एसोचैम हुई, फिक्की हुई, ये सारे इसमें आ जाएंगे। इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा, सबसे पहले तो ये कैरियर काउंसलिंग देगी, लोगों को बताएगी आपको किस फील्ड में स्किल अपनी डेवलपमेंट करनी चाहिए। आपको जॉब फेयर्स और प्लेसमेंट के बारे में बताएगी, कब और कहाँ जॉब फेयर्स लग रहे हैं, किन लोगों की आवश्यकता है। और इसका मेन आउटकम क्या होगा? आउटकम क्या होगा? स्टूडेंट्स को पता होगा कि हमको क्या पढ़ना है। जो जॉब सीकर्स होंगे उनको वही जॉब मिलेगी जो वो लेना चाहते हैं। और सेटिस्फाइड एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर को सेटिस्फेक्शन के लिए क्या चाहिए? स्किल। तो वो स्किल डेवलपमेंट भी कराएगी थ्रू स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो ये चला रहे हैं। अब इनपुट्स में क्या होंगे नेशनल कैरियर सर्विस में? नंबर एक, इंडस्ट्रीज क्या बताएंगे कि मुझे हम लोगों को कितनी वैकेंसी की जरूरत है और हम उस वैकेंसी की एलिजिबिलिटी क्या है, लोगों को कौन कौन सी स्किल चाहिए। दूसरा, इंस्टीट्यूशंस जो होंगे, इंस्टीट्यूशंस मींस आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हुए, वो क्या प्रोवाइड करेंगे? इंटर्न्स वहां से आएंगे। यंग प्रोफेशनल्स कहाँ से आएंगे? या फिर रिसर्च के लिए जो आते हैं या रिसर्च एसोसिएट्स होते हैं, वो एनसीएस को मिलेंगे। इंफॉर्मेशन ऑन कैरियर एंड सेल्फ, ये सेल्फ हेल्प टूल या सेल्फ यूज टूल्स के लिए यूज होगा। तो एक तरह से ये बहुत ही होलिस्टिक इन्होंने बना दिया कि आपको जो भी नीड हो वो नेशनल कैरियर की इस पोर्टल से आपको ले लो। अब इसमें एक चीज और ऐड की गई है अभी लास्ट ईयर ही, कि जो फॉरेन ऑफिस है इंडिया के, फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर जो वर्क करते हैं, जैसे आपके कहीं एम्बेसडर के अंदर जो लोग आते हैं, वो क्या करेंगे? इंटरनेशनल जॉब मॉड्यूल एक इसमें ऐड किया गया है। वो क्या करेगा? इंटरनेशनल लेवल पे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज निकल रही हैं उनको पोस्ट करेगा। तो एक ये इसमें एक ऐड ऑन हुआ है। दूसरा इसमें क्या है, इसने डिजी सक्षम के साथ पार्टनर किया है नेशनल कैरियर सर्विस ने। उसका क्या है, कैरियर स्किल पे क्या देगा? ये ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम देगा। तो ये दो चीजें हुई हैं जो अभी लास्ट ईयर इंपॉर्टेंट हुई हैं, जो इसमें इनकी इसकी इफिशियंसी को बढ़ाएंगी। ये इसमें डाटा है कि कितने जॉब सीकर्स, 2.8 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। 6.8 लाख एम्प्लॉयर्स ने रजिस्टर्ड किया है। अब जॉब कितने को मिली है वो तो फिर डेटा आप लोग जानते ही है। नेक्स्ट, ट्रेंड इन रूरल वेजेस। रूरल वेजेस में ट्रेंड क्या आ रहा है? देखिए, रूरल वेजेस जो हुई है, आप इन दोनों में लिख लो, एग्रीकल्चर सेक्टर में या फिर नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों में क्या हुआ है? दोनों में जो वेजेस हैं वो बढ़ी है। लेकिन क्या हुआ, वेजेस इतनी नहीं बढ़ी है कि वेजेस, मान लो वेजेस बढ़ी हैं इतनी, लेकिन जो इन्फ्लेशन है वो इतनी बढ़ी है। ये जो डिफिसिट है, तो रियल जो ये तो हो गया नॉमिनल, जो रियल वेज रेट है वो एक्चुअली में कम हो गई है। तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन कम होगी वैसे वैसे आपकी जो रियल है ग्रोथ है वो पॉजिटिव में आएगी। तो इसीलिए कहा जाता है इनकम एट डिस्पोजल जो है, इनकम एट डिस्पोजल, वो कम हो जाती है इन्फ्लेशन बढ़ने के साथ। या फिर कह लो कम क्यों होती है? क्योंकि वैल्यू जो होती है उसकी, वैल्यू ऑफ होल्डिंग मनी जो है आपके पास, उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं, इंश्योरिंग क्वालिटी एजुकेशन
एसडीजी 4 का टारगेट है कि आपको एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन जो है सबको मिलनी चाहिए, और कैसी होनी चाहिए, इंक्लूसिव होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और एसेसिबिलिटी उसकी सबको होनी चाहिए। ये 3 चीजें इसमें एसडीजी में बोली गई हैं। अब इसमें कौन कौन से गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लाए हैं। एक नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क लाया है। ये क्या करेगा, फॉर फाउंडेशनल स्टेज, कि बच्चे की फाउंडेशन किस तरह से मौजूद होनी चाहिए। दूसरा आपका प्रोजेक्ट वालवाटिका लाया है, ये प्रिपरेटरी क्लास के लिए है। तीसरा आपका प्रशस्त लाया है। इसमें प्रशस्त का मेन काम ये है, फॉर प्री असेसमेंट होलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल, फॉर किसके लिए, आपके, ये तो आपका प्रशस्त का हो गया। डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग मोबाइल ऐप है, कि आपके अंदर क्या डिसेबिलिटी है और आपको कैसे इससे इससे काउंटर करते हुए आपको अपनी एजुकेशन कैरी ऑन करनी है और किस डायरेक्शन में अपनी एजुकेशन करनी है। दूसरा आपका स्टार प्रोजेक्ट भी है। स्टार प्रोजेक्ट क्या है, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड द रिजल्ट फॉर स्टेट्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ज्यादातर हैं। ये विद्यांजलि है, ये वॉलंटियर प्रोग्राम है, स्कूल वॉलंटियर प्रोग्राम। तो ये जो स्कीम्स है मैंने जो मैंने मेंशन कर दी हैं, जो ये नई स्कीम थी, बाकी तो पुरानी तो आपको सारी पता ही है। आपका समग्र शिक्षा हुआ, ये सारी चीजें तो आती हैं। ये क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बताया गया है। हायर एजुकेशन के लिए इन्होंने क्या किए हैं, हायर एजुकेशन के लिए इन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल बनाई है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। उसके बाद 2 एकेडमिक प्रोग्राम्स भी साथ में चलाए हुए हैं। ये एनईपी में ये बताया गया, 2 एकेडमिक प्रोग्राम्स मत करिए, ये करो डिग्री। आप 2 डिग्रियां जो हैं साथ-साथ ले सकते हो। एक ऑफलाइन हो, एक ऑनलाइन हो, चलेगा। दोनों ऑफलाइन भी ले सकते हो। अगर परमिशन अलाउ गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग 2 ऑफलाइन अलग है, तो वो भी ले सकते हो। तीसरा ये देखिए, ये सीन आपको दिखाई दे रहा है, ये कहाँ का सीन है, बनारस का। ये बनारस में अखिल भारतीय शिक्षा समागम हुआ था। इसमें बताया गया कि कैसे एनईपी को हम लोग, एनईपी को एट हायर एजुकेशन में इम्प्लीमेंट कर पाए। इसमें ये किसने कराया था, आपका यूजीसी प्लस जो बीएचयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इन लोगों ने कराया था। दूसरा स्किल इंडिया मिशन है। स्किल इंडिया मिशन के अंदर क्या है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लाई गई है। इसका मतलब क्या है, लाख्स ऑफ यूथ विद इन द नेक्स्ट 3 years कवरिंग न्यू एजेस कोर्सेज फॉर इंडस्ट्री, जो है इंडस्ट्री 4.0। तो इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के थ्रू उन जगहों पर ट्रेनिंग दी जा रही है, स्किल वहां बढ़ाई जा रही है जो इंडस्ट्री 4.0 में आ रहे हैं, जैसे कि कोडिंग हुई, एआई हुई, रोबोटिक्स हुआ, आपका मेट्रोनॉक्स हुआ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हुई, 3D प्रिंटिंग हुई, इन सारी चीजों में आपको स्किल दी जा रही है। स्किल इंडिया सेंटर्स, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स भी सेटअप किए जा रहे हैं 30 डिफरेंट स्टेट्स में, आपको इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी के लिए हो। अब देखिए, पीछे आपने पढ़ा था कि एक फॉरेन मिनिस्ट्री की एक सेल खुली है जिसमें आपको इंटरनेशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चलेगा। आप अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चलेगा, और यहाँ आपके इंटरनेशनल सेंटर क्या करेंगे, स्किल को आपको डेवलप कराई चुके होंगे। तो क्या होगा, आपका सीधे सीधे आप जॉब लेने के लिए बेटर प्लेस्ड हो गए। ये वीडियो था जो आपने देख लिया होगा स्किल इंडिया पर। नेक्स्ट आइए, क्वालिटी एंड अफोर्डेबल हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ के लिए क्या है कि प्रधानमंत्री नेशनल बहुत सारे प्रोग्राम इन्होंने दिए। मैंने 2019-20 से 2019-20 से एक स्नैप लिया है। इकोनॉमिक सर्वे में 2016-17 2014 से जो सारी स्कीम्स है वो सारी मेंशन की गई थी। अब देखिए, इसमें जो पीछे में एक स्कीम थी जो मुझे ऐसा लगा कि आउटडेटेड स्कीम, आउटडेटेड नहीं थी, जनरली लोग उसे पढ़ते नहीं है। पीएम नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम, तो इसे मैंने मेंशन कर दिया। इसमें क्या है, जो भी बीपीएल होगा, बीपीएल के अंदर जो भी पेशेंट आएंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस दी जाएगी। ये आपकी इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस दोनों के लिए। आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं, जब लाइफस्टाइल डिसीज होती है, किडनी का खराब होना, अगर आपके बीपीएल में आ रहे हैं तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस सर्विस देती है गवर्नमेंट। और इसमें होता क्या है कि आपको 1,25,000 रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाता है, किसमें, एचएमडीजी के अंदर। एचएमडीजी क्या है, हेल्थ मिनिस्टर डिस्क्रिशनरी ग्रांट। और प्लस आपको जो वो है फाइनेंशियल असिस्टेंट पूरा जो है, वो आपका आता है 15 लाख रुपए का इसके अंतर्गत। ये आपका आरोग्य निधि है, इसके अंदर ये आपका
आपको कहेंगे आपको 15 लाख रुपए ये मिलेंगे और फिर डिस्क्रिशनरी ग्रांट 1,25,000 रुपए की और मिल जाएगी। ये प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम के अंदर आता है। दूसरा जो अफोर्डेबल हेल्थ की जो सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट ग्रुप होता है वो होता है आपका प्रेगनेंस, जो वुमेन प्रेग्नेंट होती हैं, जो बच्चे न्यू इन्फेंट्स बेबी होते हैं और जो लैक्टेटिंग मदर होती हैं। ये फोकस सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि इनकी हेल्थ को अगर हम इंश्योर करेंगे तो हमारे आईएमआर, एमएमआर काफ़ी जो एसडीजी से रिलेटेड टारगेट है हेल्थ के वो कंप्लीट होंगे। इसमें स्ट्रेटजी क्या होती है? इसमें स्ट्रेटजी RMNCH प्लस एन। इसका मतलब क्या है? आर मतलब रिप्रोडक्टिव, एम मतलब मैटरनल, एन मतलब न्यूनेटाल, सी मतलब चाइल्ड, ए मतलब एडल्ट। और इन सारे लोगों का क्या? हेल्थ और न्यूट्रिशन दोनों के बारे में क्या करना? स्टेप लेना और इंश्योर करना कि हेल्थ और न्यूट्रिशन इन सारे क्लासिफिकेशन के मेंटेन रहे। ये स्ट्रेटजी आपको हर एक आंसर में लिख देनी है। इस ये तो सब में यूनिवर्सल स्ट्रेटजी है। फुल फॉर्म मैंने आपको बताई दी है सारे की। अब देखिए ये सारी स्कीम्स हैं, ज्यादातर स्कीम आपको पता होंगी। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन जो योजना है सुमन, इसमें आपको क्या होता है कि आपकी जो वैक्सीनेशन होती है, जो प्रेग्नेंट मदर्स होती है उनकी वैक्सीनेशन इंश्योर होती है और ये राइट्स देती है कि अगर आपको ये चीज़ नहीं मिल रही है तो आप उसके अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकते हैं। आपका ई संजीवनी ओपीडी की बात हुई है इसमें। इसमें आपकी बात हुई है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली सांस। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अवेयर किया जाता है पेरेंट्स को कि 3 मंथ के अंदर जो बच्चे हैं उनमें अगर अर्ली निमोनिया की सिम्टम आ रहे हैं तो पेरेंट्स को ट्रेन किया जाता है कि कैसे वो इन सिम्टम को पहचाने और क्या उनको करना चाहिए। तो सांस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है या इनिशिएटिव है जिसके द्वारा आपकी जो नियोनेटाल की जो इन्फेंट मोर्टेलिटी आईएमआर उसको कम करने में काफी मदद मिल रही है अगर आपका जो डिसीज है वो निमोनिया से रिलेटेड है। दूसरी और भी थोड़ी बहुत इसमें आयुष्मान जी तो सब बिग स्कीम्स हैं, इनके बारे में सबको पता ही है। दूसरा आपका ये देखिए नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम बताया गया है, टेली मानस वो मैंने आपको इनिशियली बता ही दिया था। आपकी एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में काफ़ी नई मेडिसिन्स लाई गई हैं, ये आपको करंट अफेयर से लेना है, कौन-कौन सी नई डाली गई हैं, इतना वैसे कोई इतना यूज़फुल नहीं है। टीबी का एक आया है कि टीबी का टारगेट क्या है, 2025 इसका टारगेट डेट है, वो आपको पता ही है। नेक्स्ट आइए, देखिए ये सांस के बारे में बता ही दिया कि 16 नवंबर 2019 को लॉन्च हुई थी। इसमें क्या है, डेथ को रिड्यूस करना है चाइल्डहुड निमोनिया का। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं कि सांस है किससे रिलेटेड है, निमोनिया से रिलेटेड है, कब लॉन्च हुआ था? तो 2019 में लॉन्च हुआ था। ये सुमन सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, इसमें क्या है, एश्योर्ड डिग्निफाइड रिस्पेक्टफुल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर एट नो कॉस्ट, फ्री होगी, प्लस जीरो टॉलरेंस फॉर डिनायल ऑफ सर्विस जो मैंने अभी बताया, फॉर एवरी वुमन एंड न्यूबॉर्न विजिटिंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज। तो ये राइट बेस्ड एक तरह से राइट बेस्ड अप्रोच है इसकी। बस अवेयर होना चाहिए लोगों को कि यह मेरा राइट है। अब इसमें देखिए ये जो ग्राफ है ये ग्राफ बता रहा है कि हम लोग जो हेल्थ पर खर्चा करते हैं उसमें हम लोगों की पॉकेट से कितना खर्चा जा रहा है और गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है। देखिए पहले हमारा इसमें देखिए आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर एज पर टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर। तो ये 2013-14 में 64.2 जो परसेंट जो एक्सपेंडिचर था वो हम लोगों की जेब से ज्यादा था। अब वो कम हो गया, कितना हो गया, 48.2। लेकिन कितना कम हो गया, 20% के करीब जो है कम हो गया है। और दूसरा जो गवर्नमेंट का था, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या है, 28.6% से बढ़ के कितना हो गया, ये 40.6 हो गया। ये गवर्नमेंट का इतना ज्यादा हो गया। तो गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत, सोशल सिक्योरिटी के अंदर हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट काफी कर रही है। जैसे आयुष्मान हुआ, आयुष्मान भारत से जो आपको वो आयुष्मान भारत में जो भी खर्च हो रहा है वो सब इसी में आ रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है कि हम लोगों के अंदर सोशल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। प्लस इंश्योरेंस गवर्नमेंट काफी अच्छा दे रही है अब। इंश्योरेंस स्कीम्स हैं हेल्थ से रिलेटेड,
चाहे वो पेंशन वाली हो, चाहे पीएम जीवन ज्योति बीमा की जितनी भी स्कीम है, जीवन ज्योति योजना, ये सारी जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। इससे हम लोगों का खर्चा बढ़ रहा है, गवर्नमेंट का ऑब्वियसली बढ़ रहा है, लेकिन दिस इज व्हाट गवर्नेंस इज ऑल अबाउट। अब है ये मेडिकल टर्मिनेंसी और प्रेगनेंसी एक्ट के बारे में बताया गया है। अब मेडिकल टर्मिनेंसी ये जो प्रेगनेंसी एक्ट था, एमटीपीए बोलते हैं, ये 2021 में अमेंड हुआ था। 2020 में अमेंडमेंट क्या हुआ था कि इसमें गवर्नमेंट ने ये बोला था, एक्सेस टू सेफ एंड लीगल एबॉर्शन सर्विसेज 20 वीक्स तक तो आप करा ही सकते हो, और 24 वीक्स तक अगर आप करा रहे हो तो उन्होंने कहा था इन प्रेजेंस ऑफ हेल्थ ऑफिशियल्स, दो हेल्थ ऑफिसर्स की जरूरत होगी अगर आपके 24 वीक्स हो रहे हैं। अगर आपके 20 हैं और आप जनरल मतलब आपकी शादी नहीं हुई है तो एक से ही काफी होगा। प्लस इनके ग्राउंड क्या है, थेरापेटिक ग्राउंड, यूजेनिक ग्राउंड, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड एंड सोशल ग्राउंड। इन मतलब कहने का सेंस ये है कि आपके पास कोई एक वैलिड रीजन होना चाहिए जिससे आप एबॉर्शन करा रहे हो। अब इसमें इन्होंने क्या कंडीशन दी थी, जैसे रेप विक्टिम हुए, या फिर आपके जो फीटस है उसमें कोई एबनॉर्मलिटी आ गई, ये सारी जो कंडीशंस थी, इन कंडीशंस के लोगों को इन्होंने प्रेगनेंसी अलाउ कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने वो क्या बोला पिछले साल, ये भी 2022 की बात बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हर एक फीमेल का ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है एक तरीके से। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कहने का मीन था कि 24 वीक्स तक वो एबॉर्शन करा सकती है। लेकिन इसने जब ये अपना डिसीजन दिया, उस डिसीजन में इसने गवर्नमेंट को डायरेक्ट नहीं किया कि आप अपने ये जो 2021 का जो एक्ट है उसे अमेंड करो। इसके कारण क्या है कि जो एक्ट है, जो रूल है, वो तो यही है, और सुप्रीम कोर्ट की कंडीशन ये है। तो अब काफी पीआईएल भी डाली गई है, होपफुली ये हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, इन्हांसिंग रूरल इनकम के लिए सबसे बड़ा जो एक अम्ब्रेला स्कीम है वो आपकी ये है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसके क्या-क्या इसके कंपोनेंट कौन-कौन से होते हैं? देखो, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, आपको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देना है जिससे कि सारे लोग, सोसाइटी के सारे लोग हैं, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो गरीब लोग, चाहे वो बीपीएल के नीचे हो, सबको कमाने का मौका मिले और उनको सुविधाएँ भी मिले। दूसरा, स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो गाँव के लोग हैं, जो महिलाएँ हैं, उनको एसएचजी के सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू या फिर ट्रेनिंग के थ्रू, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के थ्रू क्या मिले उनको, स्किल डेवलपमेंट हो, उनके अंदर अपना एंटरप्रेन्योरशिप भी स्टार्ट हो जाए। जो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था, ये लूम जैसे किया गया है, लद्दाख का है, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप लाई गई है। ठीक है, ये आपका सोशल इंक्लूजन होना चाहिए। फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड वॉश, ये होना चाहिए। आपका ये जो फार्मिंग और फार्मर वो कलेक्टिव्स के जो वो हो रहे हैं, इसमें जो जेंडर गैप आ रहा है, उस जेंडर गैप को कम करना है, और इसमें बेटरमेंट करना है फार्मर्स का, फार्मिंग टेक्निक्स को बेटर करना है। और इन सारी चीज़ों का पर्पस क्या है कि इकोनॉमिकली और मेंटली और स्किल वाइज़ लोग, गाँव के लोगों को या फिर गाँव के लोगों को ये कैपेबल बनाना है कि उनकी इनकम जो है, रूरल इनकम बढ़े। अब ये है क्या, ये कम्युनिटी ड्राइवन अप्रोच है। मतलब गाँव के लोग ही डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है, और गवर्नमेंट के पास ले जाएँगे कि हमें इस तरह का हमें एक ग्रुप बना के दो, कम्युनिटी वाइज़ हम ये करना चाहते हैं। रूरल वुमेन एट द कोर। उसके बाद है ट्रेंड, और उसके बाद क्या है, ये इन रूरल वुमेन को इस एनआरएलएम के अंतर्गत कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के रूप में ट्रेन किया जाता है। इसमें कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे पशु सखी, कृषि सखी, बैंक सखी, बीमा सखी, मतलब सेक्टर वाइज, मतलब आपके एनिमल हस्बेंड्री या एनिमल वेलफेयर के लिए लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, कि किसानों में कि जानवरों में कौन सा रोग हो रहा है, तो उसकी ट्रेनिंग के लिए बना दिया उन्होंने एक ग्रुप, तो उसे पशु सखी बोल दिया, इस तरह से। दूसरा इसमें क्या है, एक एमजी नरेगा के अंदर इन्होंने एक सब स्कीम लाए हैं, ये उन्नति स्किलिंग प्रोजेक्ट। ये गुड गवर्नेंस का एक पार्ट है मनरेगा के अंतर्गत। इसमें इन्होंने क्या किया है कि 18 से 45 साल के जो भी व्यक्ति होंगे किसी भी हाउस होल्ड में, उसमें से एक व्यक्ति को ले लेंगे ये लोग, वन एडल्ट मेंबर हर एक घर से, जिसने 2019 के बाद किसी भी फाइनेंस के बाद से मनरेगा में 100 दिन तक काम किया हो। कंटिन्यू किया हो या नहीं किया हो, उससे मतलब नहीं है, बस काम किया हो ये 100 दिन तक। तो उसको क्या होगा, उसको ट्रेनिंग दी जाएगी,
और उसको जो ट्रेनिंग देते टाइम स्टाइपेंड होगा वो गवर्नमेंट देगी, प्लस जो वेज लॉस कंपनसेशन होगा, मतलब जितने दिन वो ट्रेनिंग करेगा उतने दिन वो कमा भी तो सकता था, वो वाला हिस्सा भी गवर्नमेंट देगी। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा देगी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा देगी। तो ये काफी ज्यादा है कि आपका एक तो जॉब लॉस नहीं हो रही है, आपको काम करने की बजाय काम करने के पैसे तो मिल ही रहे हैं, प्लस आपको ट्रेनिंग मिल रही है, उस ट्रेनिंग का भी स्टाइपेंड मिल रहा है। तो ये उन्नति स्किलिंग प्रोजेक्ट के अंदर ये लाया गया है। एक ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, आपके गिरिराज सिंह इस समय मिनिस्टर है। द जलदूत ऐप, ये ऐप डाउनलोड किया है, ये डाउनलोड उन्होंने किया है, लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने। इस जलदूत ऐप का क्या है, जो आपकी ग्राउंड वाटर का जो लेवल होता है उसको मेजर करेंगे ये साल में 2 बार, एक तो मानसून से पहले और एक मानसून के बाद। और क्या करेंगे ये लोग, ग्राम रोजगार सहायक को क्या करेंगे, इनेबल करेंगे कि कैसे आप उसको मेजरमेंट करेंगे। और मेजरमेंट जनरली क्या होगा, गांव में जितने भी सिलेक्टेड वेल्स हैं उन वेल्स से ये लोग मेजरमेंट करेंगे। ये है कि आप, मैंने ये इसलिए लिख दिया क्योंकि ये एक डिफरेंट था, बाकी सब तो नॉर्मल जो इनिशिएटिव्स हैं वो चल रहे थे, जल जीवन मिशन हुआ या हर घर को पानी हर खेत को पानी, ये सब था, वो आप लोग बताने की इसमें नीड है नहीं। एक राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान चलाया गया था, किसके लिए, पीआरआईस को स्ट्रेंथन करने के लिए। पीआरआई मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, उसको रिवैम्प्ड किया गया है फिर से, और उसको 2023 से 2026 तक, आप लोग ये चेक करके बताइएगा मुझे कब तक है डेट, रिवैम्प्ड किया गया है। और उसके अंदर क्या है, जो एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उनको लोकल लेवल पे टारगेट किया जा रहा है, क्या करने का, अचीव करने का, कि गांव के लेवल पे कोई भूखा ना हो, सबको हेल्थ मिले, सबको सैनिटेशन पूरा हो, सबके पास पानी पूरा आए। ये सारे जो गोल्स एसडीजी में दिए गए हैं वो सारे इसमें आए, इन्वायरमेंट से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर हो। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये हुआ आपका, ये आउटकम्स मैंने पिछली स्लाइड में भी लगाए थे, इस स्लाइड में फिर से लगा लिए हैं, जो आपको याद रहने चाहिए। आपका टीएफआर 2 हो गया है, आपका ये जो ये है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो 35.2 हो गई है। और आपका ये वाला जो एरिया था ओबेसिटी वाला, ओवरवेट वाला, उसमें दिक्कत आ रही है, लाइफस्टाइल चेंज करने की नीड है। एमएमआर आपका जो है वो टारगेट अचीव हो गया है, पहले ही 100 था, 100 करना था, 97 हो चुका है। जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो 28 हो गया है, न्यूनेटाल मोर्टेलिटी रेट 20 हो गया है। ये सब टारगेट आपको करने हैं। ओके, नाउ थैंक यू। ये आपका कोट है जो आप लोग ऐसे में या कहीं भी यूज कर सकते हैं, इनकी बीच की लाइन भी ले सकते हैं, पीएम ने बोला था, आप लोग पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।